सो गुड इवनिंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी से। गाइस आज एक और टॉपिक है हमारे सामने, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश मैंने आपको कई बार बताया हुआ, एक बार फिर से सुनिए। इंग्लिश का कोई भी एक शब्द होता है, वर्ड होता है, उसके हिंदी में कई सारे अर्थ हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के हिंदी में कई सारे अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब विरोध करना भी होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु भी होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के, किसी भी एक शब्द के। लेकिन हम यहाँ जो आपको बताने वाले हैं वो है व्याकरण में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, ठीक है। तो कर्म क्या होता है, किसी सेंटेंस में कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ध्यान से देखो, व्याकरण की किताबों में या फिर पढ़ाने वाले तो बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, और लेकिन वो समझने में बड़ा कठिनाई है उसको समझने में। जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा, आपको किसी ने पढ़ाया होगा, बुक में आपने देखा होगा कि कर्ता का उद्देश्य कर्म कहलाता है, कर्ता का उद्देश्य कर्म कहलाता है। ये तो भाई बड़ा टिपिकल चीज है, बड़ी कठिन चीज है। हम कैसे समझेंगे कि कर्ता का उद्देश्य क्या है, क्या है। जैसे राम स्कूल जाता है तो आप कह सकते हैं राम का उद्देश्य तो स्कूल जाना है, तो कंफ्यूजन हो गया ना उसमें। जबकि और स्कूल तो ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे, है ना। कहने का मतलब एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स देकर के कुछ समान तरीके से हम आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम यहाँ बोलते हैं कर्म। तो कर्म क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई, एक बार आप सुन लीजिए कि किसी भी वाक्य में इन एनी ऑफ दिस सेंटेंसेस, सपोज इफ वी वांट टू फाइंड an object in a sentence, there are two ways to find an object in a sentence. In English I'm just speaking here. Well, हिंदी में सुनिए, किसी भी वाक्य में कर्म को पता करने के लिए उस वाक्य की मुख्य क्रिया पर दो क्वेश्चन करते हैं। वो दो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, एक होता है व्हाट मतलब क्या, ठीक है, और whom, WHOM, whom का मतलब क्या होता है, किसे, किसको या किससे। इसका जब इसका प्रश्न करते हैं whom का, तो ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है, किसी मनुष्य के बारे में या फिर किसी सजीव के बारे में। और जब हम व्हाट का क्वेश्चन करते हैं तो हमें जिससे जो उत्तर मिलता है वो होता है कोई विषय या वस्तु, कोई विषय या वस्तु। जब व्हाट का आंसर आता है तो होता है कोई विषय या वस्तु, और जब whom का उत्तर आता है वो कोई इंसान होता है या कोई सजीव होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, मुख्य क्रिया पर हमको कौन कौन से क्वेश्चन करना है, एक व्हाट करना है, एक whom करना है, ठीक है। व्हाट मतलब क्या और whom मतलब किसे, किसको या किससे, ठीक है। अभी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, वह मुझसे अंग्रेजी बोलता है, वह मुझसे अंग्रेजी बोलता है। मैंने सारे वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सा शब्द क्या है वो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। वह मुझसे अंग्रेजी बोलता है, तो कौन बोलता है अंग्रेजी, वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। वह मुझसे क्या बोलता है, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। वह किससे बोलता है, किससे, मुझसे, वह मुझसे अंग्रेजी बोलता है, तो कौन बोलता है, वह कर्ता हो गया। किससे बोलता है, मुझसे, मुझसे ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बोलता है, अंग्रेजी, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। और बोलने की क्रिया है, एक्शन हमारा काय का और बोलेगा, तो बोलना की क्रिया हो गया, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है गाइस कि जो मुख्य क्रिया होती है हिंदी के वाक्यों के अंत में लिखी रहती है। मुख्य क्रिया हिंदी के वाक्यों के अंत में लिखी रहती है। ये लिखा हुआ बोलता है, वाक्य अंत में लिखा ना, हिंदी का वाक्य, तो ये आपका मुख्य क्रिया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, मम्मी चाय छानती है, तो छानना को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिल्टर या स्ट्रैंड। फिल्टर या स्ट्रैंड का मतलब होता है छानना, फिल्टर या स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड से एक बहुत अच्छा वर्ब भी मतलब, वो भी आपको लिख के दे रहा हूं, थोड़ा सा उसको याद करने की कोशिश करना। टू स्वैलो, टू स्वैलो a camel, to swallow a camel, but stand at a net. To swallow a camel but stand at a net, इसका हिंदी मतलब ये होता है कि गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करे, गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करे। आई होप कि आपको गुलगुला पता होगा। आपको गुलगुला क्या होता है, गुड़ का बनता है, एक बहुत मीठा मीठा एक पकवान होता है, वन ऑफ द डिशेज होता है वो, जिसको हम खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। मैं बहुत खाता था जब कोई एक त्योहार होता है ना, जब गर्मी चालू होती है तो पेड़ में जब आम निकल आते हैं, आम फलते हैं पेड़ में, वो फलते हैं ना उसमें, तो उसको रखा जाता है, मटका के ऊपर रखा जाता है, गुलगुला रखे जाते हैं। फिर मैं सारे खा जाया करता था, मम्मी बनाया करती थी, मम्मी पिटाई लगाया करती थी, है ना। सब ये सब पुरानी बचपन की यादें आ जाती है ना। आम से नहीं बनता है, वो गुड़ से बनता है। आम वगैरह उसके साथ रखे जाते हैं पूजा में। अक्ति होता ना, अक्ति, अब इसी टाइम पे होता ना अक्ति,
अक्ति में रखा जाता है शायद, अक्ति बनता है शायद वो गुलगुला, है ना? मे बी आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल दैट व्हेन डू वी सेलिब्रेट दीस फेस्टिवल्स एंड व्हेन इज दिस डिश मेड, इस डिश को कब मेड बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है? तो गाइस ये बहुत अच्छा प्रोवर्ब यहाँ पे आ गया है, इसको आपको याद करने की कोशिश, पढ़ लेना, लिख लेना इसको, ठीक है? टू swallow a camel but strand at a net, swallow का मतलब होता है निगलना। एक शब्द के कई सारे वर्ड में यूज करते हैं, तो swallow का मतलब गौरैया, एक स्पैरो भी होता है, एक बर्ड होता है, चिड़ैया, एक चिड़िया, ठीक है? और स्ट्रैंड मतलब फिल्टर करना, छानना, ठीक है? और नेट मतलब एक बहुत छोटी गुठली का फल होता है, उसको नेट बोलते हैं। जी एन एट इसमें जी साइलेंट है, जी एन एट, नेट मतलब गुठली का फल होता है, छोटा फल होता है, ठीक है? अब समझिए आप, मम्मी चाय छानती है, तो कौन चाय छानता है? मम्मी, मम्मी करता हो गया, छानने की क्रिया हो रही है, तो छानना वर्ब है, और क्या छानती है? चाय। तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, इस वाले सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट थे, वह मुझसे अंग्रेजी बोलता है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मम्मी चाय छानती है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है। गेटिंग गाइस? अब तो मैंने आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि किसी वाक्य में एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसा हो सकता है किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है किसी वाक्य में एक भी ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे एग्जांपल देते हैं हम, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है? तो मैं स्कूल जाता हूं, कौन जाता है स्कूल? मैं करता हो गया, जाने की क्रिया हो रही है, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जाना है ना, जाना, आना, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में होती है, उस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है? ध्यान सुनिए, बड़े महत्वपूर्ण रूप से। अब देखिए यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मतलब दो प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर्म। इसके शॉर्ट में इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? व्हाट। ये लिखा हुआ है व्हाट मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब ये है, जब वाक्य में व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने बताया वो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अप्रत्यक्ष कर्म। इसको इसका सिंबल होता है whom, WHOM, whom का मतलब होता है किसे, किसको या किससे। कहने का मतलब ये है, जब हम वाक्य में whom का प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? ये मैंने क्यों लिखा है आपको? ये बहुत गहराई वाली बात है, व्याकरण के नजरिए से बहुत गहराई वाली बात है। तो गहराई में बहुत सारे लोग आपको डिस्कस भी नहीं करेंगे, और आपको बहुत सारी चीजें बुक्स में भी नहीं मिलेंगी जो आपको मैं लिखा रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी सुन लीजिए आप। कहने का मतलब ये, मान लीजिए सपोज दैट यदि किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो रूल ये होता है व्याकरण का कि यदि किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट है हिंदी के वाक्य में, जब उसको हम इंग्लिश में बनाते हैं तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब whom वाला, उसको हम सब मतलब मुख्य क्रिया के ठीक बाजू में लिखते हैं, उसको हम मुख्य क्रिया के ठीक बाजू में लिखते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको फिर उसके बाद में लिखते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, वह मुझसे अंग्रेजी बोलता है, तो किससे बोलता है? मुझसे, ये इनडायरेक्ट है। और क्या बोलता है? अंग्रेजी। तो मैंने अभी क्या बताया, जब किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट हों तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम मुख्य क्रिया के ठीक बाजू में लिखते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम उसकी बाजू में लिखते हैं। जैसे वह मुझसे अंग्रेजी बोलता है, तो he talks to me, मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हमने मुख्य क्रिया के ठीक बाजू में लिखा हुआ है, और अंग्रेजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी इंग्लिश को हमने उसके बाद में लिखा हुआ है, ठीक है? ये बहुत बड़ा गहराई की बातें हैं, इसको मैं अभी YouTube में वीडियो डालूंगा, इसको आप देखिएगा, वीडियो को डाउनलोड करिए और देखिएगा, उसको बार-बार देखिएगा, क्योंकि वो बहुत जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ चीजें, वो सारी की सारी आपको वीडियो में बार-बार आप देख सकते हैं, और देख करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद भी सपोज दैट इफ यू आर नॉट यू आर नॉट गेटिंग द वर्ड, यू आर नॉट गेटिंग माय रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर, यू कैन आस्क मी फेस टू फेस, यू कैन आस्क मी। यस गाइस? तो गाइस, हमारे ऐसे और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को, महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।